everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हमने 8 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे फाइनेंशियल डिसीजंस का एक ओवरव्यू लिया कि वो होते क्या हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको एक बात कही थी कि आने वाली 3 वीडियोस में इन्हीं फाइनेंशियल डिसीजंस को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे जो उन्हें अफेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में थोड़ा और डिटेल्ड वे में, और साथ ही साथ ऐसे फैक्टर्स जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो वीडियो माइट भी थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, लेकिन पूरी देखनी है, अच्छे से समझनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है वो रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, कंपनीज के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो स्कैर्स होते हैं, मतलब कम क्वांटिटी में होते हैं, और साथ ही साथ रिसोर्सेज के यूजेजेस भी बहुत सारे होते हैं, मतलब एक एक रिसोर्स को आप मल्टीपल यूजेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये बोलते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को ऐसे कैसे इन्वेस्ट करे, ऐसे कैसे लगाए कि कंपनी को मैक्सिमम रिटर्न कमाने का मौका मिले और साथ ही साथ मिनिमम रिस्क के साथ। कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ऐसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए डिफरेंट असेट्स में कि कंपनी को मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो मिनिमम रिस्क के साथ, ये डिसाइड किया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। और ज्यादा डिटेल में समझना है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखी है तो। यहां ये बोलते हैं अ फर्म्स रिसोर्सेज आर स्केर्स इन कंपैरिजन टू द यूजेस टू विच दे कैन बी पुट। फर्म्स के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं इन क्वांटिटी और उसके यूसेजेस बहुत सारे हो सकते हैं। अ फर्म देयरफॉर हैज टू चूज वेयर टू इन्वेस्ट दीज रिसोर्सेज। इसलिए फर्म को डिसाइड करना पड़ता है कि इन रिसोर्सेज को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए ताकि इन्वेस्टर्स के लिए मैक्सिमम रिटर्न कमाया जा सके। The investment decision therefore relates to how the firm's funds are invested in different assets. तो investment decision में basically हम यही decide करते हैं कि firms के पास जो funds हैं उन्हें different assets में कैसे invest किया जाए। Investment decision 2 तरह के हो सकते हैं, पहला है long term, दूसरा है short term। थोड़ा बहुत तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए किए जाने वाला चीज, वहीं पे शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए लगभग 1 साल के लिए किए जाने वाला चीज। यहां ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज नथिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही दूसरा नाम है, लेकिन कौन से वाली इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि लंबे समय के लिए की जाती है, लॉन्ग टर्म वाली। ध्यान रखिएगा हमेशा, सारे किस्म की इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं कहलाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से जानी जाती है। अब भाई देखो, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, ठीक है, तो भाई बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में कुछ चीजें अक्सर बोली जाती हैं, जैसे कि ये काफी रिस्की होते हैं, ये लंबे समय के लिए होते हैं और ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर बोला जाता है ये इरिवर्सिबल नेचर के भी होते हैं एंड एट द सेम टाइम इन्हें बहुत ही केयरफुली लेना चाहिए। क्या बोला मैंने कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं वो काफी रिस्की होते हैं, इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं और ऐसे डिसीजंस को यूजुअली बहुत ही केयरफुल तरीके से लिया जाना चाहिए। अब ये सब मैं क्यों बोल रही हूं, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। इमेजिन करिए कि आपकी पायल मैम को खरीदना है एक घर, ठीक है, ये आपकी पायल मैम का होने वाला है लाइफ का फर्स्ट घर, मतलब पहला घर जिसको ये अपने खुद के पैसे से खरीदने वाली है। ये घर इन्हें मिल रहा है
50 लाख रुपए का। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा है, जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। दूसरा ये है कि कोई भी इंसान घर एक दो दिन के लिए तो खरीदता नहीं है। जब हम घर खरीदते हैं तो लंबे समय का सोच के ही खरीदते हैं ना। ऐसा ही सोचते हैं ना कि लाइफ टाइम हम इसी घर में रहेंगे, अगर और कुछ नहीं हुआ लाइफ में तो यहां पे जो घर खरीदने का डिसीजन है वो क्या है, लॉन्ग टर्म है, लंबे समय के लिए है, और पैसा भी इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहां पे घर खरीदने के बाद क्या पायल मैम ऐसा बोल सकती हैं कि यार गलत घर खरीद लिया, मुझे तो वो सामने वाला घर खरीदना चाहिए था जिससे व्यू बहुत बढ़िया आता है और वहां पे सनलाइट भी बहुत अच्छी आती है? क्या पायल मैम का ऐसा बोलना वाजिब है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि दूसरे घरों के कंपैरिजन में ये घर ठीक नहीं है तो आपको पहले से ही वो चीज सोचनी चाहिए थी। तभी बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब भी आप लेते हैं प्रॉपर कंपैरिजन करके लेना चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद अब घर तो खरीद लिया, क्या इसे चेंज किया जा सकता है? कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा इस घर में रहने का, मजा ही नहीं आ रहा, मुझे तो वही अच्छे व्यू वाला घर ही चाहिए, तो बताओ क्या पायल मैम ऐसा कर सकती है? अगेन आंसर क्या है? नो। क्यों? क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा स्पेंड हुआ है। ये कोई टॉफी चॉकलेट तो है नहीं कि सामने वाली दुकान से खरीदी, पसंद नहीं आई तो एक्सचेंज कराने आ गए। घर जैसी चीजें, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यूजुअली एक्सचेंज नहीं कराई जा सकती, उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इररिवर्सिबल नेचर के होते हैं। आप वापस से उसी स्टेट में नहीं आ सकते। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि छोड़ो इस घर को, मैं तो कहीं और जाके दूसरा घर खरीद लूंगी। ऑब्वियसली नहीं, मेरे 50 लाख रुपए लगे हैं, शायद हो सकता है इसके बाद मेरे पास पैसे भी नहीं बचे, मैं दूसरा घर खरीदूंगी कहां से? तो हुई ना ये रिस्क वाली बात। इसलिए वो 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बोले थे कि घर खरीदना एक रिस्की वेंचर होता है एंड एट द सेम टाइम ये इररिवर्सिबल फैसला होता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है और लंबे समय के लिए पैसा इन्वॉल्व भी रहता है। तो इस डिसीजन को हमें बहुत ही केयरफुली लेना चाहिए। ठीक है, तो जो भी इंसान इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा है उसे इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। Then they say it involves committing the finance on a long term basis। यहाँ पे आप अपने फाइनेंस को लंबे समय के लिए फंसा रहे हो। 50 लाख रुपए को आप इस घर में लंबे समय के लिए फंसा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज लगाओगे तो कल तुम्हें वापस मिल जाएगा। ये इंटरडे या इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है कि आज लगाई वापस मिल गई। नो नो नो, एक बार पैसे लगेंगे तो वो लंबे चलेंगे, मतलब लंबे लगे ही रहेंगे उसमें। For example, making investment in a new machine to replace an existing one or acquiring a new fixed asset or opening a new branch। अगर आप नई मशीन खरीदते हैं, पुरानी को रिप्लेस करके नया असेट एक्वायर करते हैं या फिर नई ब्रांच खोलते हैं, तो सब में इतना पैसा लगता है और लंबे समय के लिए लगता है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के हर फैसला लेना चाहिए यहाँ पे। These decisions are very crucial for any business since they affect its earning capacity in long run। ये जो डिसीजंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। रीज़न बीइंग लंबे समय में ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, हैम्पर भी कर सकते हैं और माइट भी इंक्रीज भी कर सकते हैं। मतलब अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर कोई ना कोई इसका अफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे मानिए एक कंपनी है, ठीक है, उसे मशीन खरीदनी थी। अगर तो इसने सही मशीन खरीद ली तो इसकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी इंक्रीज, इसके हो जाएंगे रिटर्न्स इंक्रीज, इसके हो जाएंगे प्रॉफिट्स इंक्रीज, तो अर्निंग कैपेसिटी इस कंपनी की बढ़ जाएगी। बट अगर इस कंपनी ने गलती से गलत मशीन खरीद ली तो भैया फिर तो हो गई बात खत्म, क्योंकि पैसे लग गए, पैसे बाहर निकाले भी नहीं जा सकते, लंबे समय के लिए पैसे फंस गए और वो पैसे पता नहीं लाए कहां से थे आप। अगर बोरोड फंड के वे से लाए थे तो इंटरेस्ट की अलग ऑब्लिगेशन तुम्हारे सर पे आ जाएगी। तो मतलब प्रॉफिट तो तुम्हारे छोड़ ही दो, लॉस पे लॉस होता जाएगा तुम्हें।
तो अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी लॉन्ग रन में, खराब हो जाएगी। इसलिए ऐसे फैसलों को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। The size of assets, profitability and competitiveness are all affected by capital budgeting decision. ये जो मैंने सारे एग्जाम्पल्स दिए ना, यहाँ से क्लियर होता है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन से ना सिर्फ आपकी असेट्स का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, बल्कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है, एंड एट द सेम टाइम कंपेटिटिवनेस पे भी फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होगे तो तुम्हारे कंपेटिटर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा तुम्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मैटर करती है। तो एक ही डिसीजन से इतनी सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं। Moreover, these decisions normally involve huge amounts of investment and are irreversible except at a huge cost. इनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और ये डिसीजन यूजुअली irreversible नेचर के होते हैं। आप एक बार मशीन खरीद लो, घर खरीद लो, तो उसके बाद आप उसको वापस नहीं कर सकते। और आजकल तो आप देख ही रहे हो मैक्सिमम मशीन्स क्या हो रही हैं, बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं। तो बाहर से इंपोर्ट करके लाना, कस्टम ड्यूटीज पे करना, 100 ऑब्लिगेशंस पूरी करना, उसके बाद यहाँ अगर मशीन आ गई इंडिया में और तुम रियलाइज कर रहे हो कि यार ये तो गलत मशीन आ गई, तो अब तो भैया तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, दोबारा नहीं जाएगी ये मशीन वापस से किसी और कंट्री में, ये तुम्हारे पास ही रह जाएगी और तुम्हारे पैसे भी पूरे लग जाएंगे। वो ऐसी सारी सिचुएशन से बचना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बहुत ही सोच समझ के लेना होगा। वहीं अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बोला जाए तो ये बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। अच्छा हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज से कंसर्न होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन वर्सेस वर्किंग कैपिटल डिसीजन, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में ही बात कर रहे हैं। इट्स जस्ट इनके डिफरेंट नेम्स मेंशन किए गए हैं। ये कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, इन सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं। ये डे टू डे वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल किससे रिलेटेड होता है? डे टू डे फंक्शनिंग से रिलेटेड होता है ना। हर दिन ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, हर दिन ऑर्गेनाइजेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे कैसे वर्क करेंगी, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं। दीज अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द गुड पार्ट इज दिस कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सिर्फ 3 ही फैक्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। बाकी फाइनेंसिंग और डिविडेंड में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहले से आपको बता दूं, वहां पे तो भैया आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ आप 3 से काम चला सकते हैं। पहला इसमें कैश फ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट, दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। तो चलो फिर समझते हैं इन तीनों पॉइंट्स को, स्टार्टिंग विद कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। इस पॉइंट को समझने के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल ABC कंपनी का। सो ये थी एक कंपनी जिन्होंने खरीदी एक मशीन, और आई शुड से एक हेवी मशीन। कितने की? मात्र 1 करोड़ रुपए की। यस, ABC कंपनी ने एक मशीन में पूरा 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब यहां से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये इन्होंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है। जब ये मशीन इन्होंने खरीदी तो इन्होंने इससे प्रोडक्शन स्टार्ट की। प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, मार्केट में जाके बिकने लगी और वहां से कैश जनरेट होने लगा। जब कैश जनरेट हो रहा था तो इस कंपनी के लोगों ने ये चीज नोटिस की कि हर महीने मात्र 1 लाख रुपए ही ये कंपनी इस मशीन से कमा पा रही थी। क्या बोला मैंने यहां पे? एक मशीन खरीदी ABC कंपनी ने पूरे 1 करोड़ रुपए की, और 1 करोड़ स्पेंड करने के बाद मात्र इनको 1 लाख रुपया पर महीने कमाने को मिल रहा था इस मशीन से। अब यहां आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि इस मशीन की कॉस्ट ही कवर करने में इन लोगों के बाल सफेद हो जाएंगे। यहां हो सकता है कुछ लोग तो समझ जाओ। तो ऐसे में क्या हम इस डिसीजन को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल सकते हैं? आंसर विल बी नो, ऑब्वियसली नहीं।
1 करोड़ रुपया स्पेंड करके सिर्फ अगर 1 लाख रुपए पर मंथ तुम जनरेट कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े बुद्धू हो। हाँ, मैं तब मानती कि 1 करोड़ स्पेंड करके हर महीने तुम 50 से 70 लाख रुपए कमा रहे होते तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता। बट यहां इस चीज को देख के तो मैं नहीं बोल सकती कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो ये बोलते हैं कि जब भी आप किसी मशीन में इन्वेस्ट करते हो या किसी भी असेट में इन्वेस्ट करते हो तो ये ध्यान रखो कि तुम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो तुम्हें वापसी में कितना कैश जनरेट करने को मिल रहा है उस मशीन से। सो कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट में ये बोलते हैं व्हेन अ कंपनी टेक्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट इट एक्सपेक्ट्स टू जनरेट सम कैश फ्लोज ओवर अ पीरियड। जब कंपनी ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती है ना तो वो एक्सपेक्ट करती है कि ओवर द टाइम इसको अच्छा कैश फ्लो जनरेट करने का मौका मिलेगा। These cash flows are in form of series of cash receipts and payments over the life of an investment. ये कैश फ्लो किस रूप में होता है? कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के रूप में होता है इन्वेस्टमेंट की लाइफ टाइम के लिए। मतलब जितने भी टाइम वो मशीन चलेगी कितना कैश वो मतलब जनरेट करके दे रही है, कितना कैश उससे रिसीव हो रहा है और कितनी पेमेंट्स उसके ऊपर करनी पड़ रही हैं, उससे हमें कैश फ्लो के बारे में अच्छी तरह पता चलता है। The amount of these cash flows should be carefully analyzed before considering a capital budgeting decision. इसलिए जब भी तुम एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो, तो हमेशा केयरफुली एनालाइज करो इन कैश फ्लोज को। उसके बाद देखो कि क्या वर्थ इट है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को करना या इस पर्टिकुलर असेट को खरीदना। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे दो मशीन्स का। एक है मशीन ए और एक है मशीन बी। ये दोनों मशीन्स एक दूसरे का काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट है। मतलब अगर आप ए खरीदोगे तो आप बी नहीं ले सकते, मतलब आपको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए समवॉट बी वाला काम कर देगी एंड वाइस वर्सा। दोनों ही मशीन 100 रुपए की है। ओके, अब बताओ कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ए में इन्वेस्ट करना है या बी में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मैंने बोला काम ये ऑलमोस्ट सिमिलर वे में करती हैं, है दोनों 100 रुपए की, तो कैसे डिसाइड करोगे कि दोनों में से कौन सी वाली लेनी है। अब ऐसे इमेजिन कर लो कि तुम्हें एक 4 व्हीलर खरीदनी है, ठीक है, और मार्केट में जितनी भी 4 व्हीलर तुम्हें पसंद आ रही है उसके मोर और लेस सेम फीचर्स हैं, ठीक है, और अमाउंट भी ज्यादातर सेम ही होते हैं। तो ऐसे में तुम कैसे डिसाइड करोगे कौन सी वाली गाड़ी खरीदूं मैं। वैसे तो मुझे गाड़ियों की ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन मोटा मोटा मुझे जितना समझ में आता है, तुम हो सकता है ज़्यादा इंजन को देखो कि किसका इंजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है माइलेज चेक करो कि किसकी कितनी माइलेज है, पेट्रोल और डीजल वाली चीज़ें चेक कर लो, राइट। तो यहाँ पे भी मशीन खरीदने से पहले तुम ये देखोगे कि तुम्हें दोनों मशीन में रिटर्न कितना जनरेट करने को मिल रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि ए मशीन 100 रुपए में तुम्हें 10 रुपए का रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, वहीं पे बी मशीन में अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो ये तुम्हें सिर्फ 5 रुपए का ही रिटर्न जनरेट करके दे पाएगी। तो किसी भी इंसान के लिए ऑब्वियस चॉइस क्या होगी, मशीन ए होगी इन नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। हमेशा याद रखना नॉर्मल सिनेरियो की बात करें यहाँ पे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे रिटर्न पे फोकस किया जा रहा है। सो आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि ए बेटर है बी से, क्योंकि ए आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा था। तो यहां आपका फैक्टर था कि रिटर्न आपको ज्यादा कहां से मिल रहे हैं, इसके बेसिस पे यू टुक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहाँ ये बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ना, वो होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। तुम्हें कितना रिटर्न जनरेट करने को मिलेगा किसी भी प्रोजेक्ट में। दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम ईच प्रपोजल एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। कितना रिस्क किस में इन्वॉल्व हो रहा है, कितना रिटर्न किससे जनरेट हो पा रहा है, उस चीज को अच्छे से एनालाइज करने के बाद तुम डिसाइड करते हो कौन से वाले असेट में तुम्हें अपना पैसा लगाना है। Suppose there are two projects A and B with the same risk involved। यहाँ पे मैंने बोला था ना बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दोनों में ही रिस्क क्या है, सेम है।
विद अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10% एंड 12%। ए तुम्हें 10% का रिटर्न दे रहा है, बी तुम्हें 12% का रिटर्न दे रहा है। तो नॉर्मल सिनेरियो में तुम किसको चूज करोगे? नॉर्मल सिनेरियो में तुम बी को चूज करोगे, क्योंकि ये 12% का रिटर्न तुम्हें दे रहा है, जबकि 10% का रिटर्न मिल रहा था तुम्हें ए से। तो नॉर्मल सिनेरियो में तुम्हारी चॉइस क्या होगी? बी होगी। क्यों? क्योंकि वहां से आपको ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हुए कोई भी इंसान सोचता है कि मुझे ज्यादा रिटर्न किससे मिलेगा, कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट से मिलेगा, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है किस वाली चीज में उसे पैसे लगाने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। ये क्या बोलता है? मैं देखो, इतना तो हमने समझ लिया कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम करते हैं कंपैरिजन। हम अलग अलग जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें कंपेयर करते हैं और उनमें से जो बेस्ट हमें लगता है उसे हम चूज कर लेते हैं। लेकिन ये बेस्ट हमें लगता कैसे है? ये कंपैरिजन हम करते कैसे हैं? ये हम करते हैं कुछ कैलकुलेशंस के बेसिस पे, कुछ टेक्निक्स के बेसिस पे। तो वो टेक्निक्स जो होती है ना, उसी के बारे में यहाँ पे बात हुई है। यहाँ ये बोलते हैं द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लोज एंड रेट ऑफ रिटर्न। कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें हम किस किस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में अमाउंट कितना खर्च हो रहा है हमारा, इंटरेस्ट रेट कितना है, कैश फ्लोज का क्या सीन रहेगा और रिटर्न कितना जनरेट करने को मिलेगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस हमें पहले करनी पड़ती हैं, फिर उन्हें कंपेयर करते हैं हम और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन से वाले इन्वेस्टमेंट की तरफ हमें जाना है। There are different techniques to evaluate investment proposals which are known as capital budgeting techniques. मार्केट में बहुत अलग अलग किस्म की टेक्निक्स अवेलेबल हैं इन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवेलुएट करने के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ऑब्वियसली यहाँ पे डिसीजन कौन सा है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, तो उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स होंगी उनका नाम क्या होगा? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होगा। These techniques are applied to each proposal before selecting a particular project. किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं, कंपैरिजन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है एंड फिर हमें जो फिट बैठता है उसे हम चूज कर लेते हैं और वहां हम इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है उसे एक बार रिवाइज कर लिया और उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लिया, और कौन कौन से फैक्टर्स हमारे उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में अच्छे से बात कर ली है। आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। नोट्स पेड रहने वाले हैं, पहले ही बता दूं। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।